हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे वैद्युत प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इन दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन दो चीजों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें, देखिए हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा कि अगर कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है? आवेशों के प्रवाह के कारण। आवेश का प्रवाह कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किसी चालक के अंदर, तो वहां पे विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हम लोग मानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा उसके विपरीत चलेगी। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। हमने देखा है कि अगर एक चालक तार है, एक चालक तार है या चालक पदार्थ का कोई तार बना हुआ है, चालक पदार्थ का बना हुआ तार है, अगर इसके दोनों सिरों के बीच हम विभवांतर पढ़ चुके हैं। दोनों सिरों के बीच विभवांतर, अगर वो विभवांतर हमें बता दे कि जो चालक के दोनों सिरे हैं उसके बीच का विभवांतर डेल्टा वी है। क्या है? विभवांतर डेल्टा वी है। मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव अलग अलग है। अगर विभव अलग होगा तभी इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विभवांतर शून्य है तो वहां पे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर होना जरूरी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? डेल्टा वी है। और जैसी विभवांतर दोनों सिरों के बीच है, इसमें धारा प्रवाहित हो गई। उस धारा को अगर हम मान लेते आई, धारा को क्या मान लिया? आई मान लिया। क्या मान लिया? आई। तो इन विभवांतर और धारा का जो अनुपात है डेल्टा वी बटे आई, डेल्टा वी बटे आई, ये जो विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात है, अगर हम विभवांतर में प्रवाहित धारा से भाग दे दें तो कोई एक राशि आएगी, कोई एक मान आएगा, उसे हम विद्युत प्रतिरोध नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? विद्युत प्रतिरोध नाम देते हैं। ये विद्युत प्रतिरोध है क्या? ये तो इसका मान आ गया कि विभवांतर बट्टे धारा के बराबर होगा, विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होगा। ये है क्या? एक ऐसा गुण है किसी चालक का जो उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है, विद्युत धारा, उसका ये विरोध करता है। जितना इसका मान अधिक होगा विद्युत धारा उतनी कम प्रवाहित होगी। अगर इसका मान ज्यादा है तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, अगर मान कम है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। यानी यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर आर का मान हम कम कर दें, विभवांतर को फिक्स कर दें, विभवांतर को फिक्स कर दिया जाए और आर का मान कम करना है, तो ये तभी संभव होगा जब आई क्या होगा? बढ़ेगा। जब आई बढ़ेगा। अगर ये फिक्स है, ये बड़ा होगा तो ये छोटा आएगा। इसका मतलब अगर प्रतिरोध छोटा है, कम है, तो धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध बड़ा है तो धारा का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा देने से धारा प्रवाहित हो जाती है। ये बात क्लियर है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर है तो वहां पे धारा प्रवाहित हो जाएगी दोनों सिरों के बीच। अब जो प्रतिरोध है वो उस पदार्थ के अंदर है। क्या है? उस चालक के अंदर है। इस चालक के अंदर है जो क्या कर रहा है? इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध कर रहा है। उसे हम प्रतिरोध के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रतिरोध का नाम देते हैं। ये जो प्रतिरोध है चालक का, वो अपने हाथ में होता है। हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध होगा वह किसी इसके भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा। जो चालक पदार्थ तार है उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा। भौतिक गुणों से क्या मतलब है? उसकी लंबाई पे, उसकी मोटाई पे, ताप पर, इन सब चीजों पे निर्भर करेगा। उसको हम बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल करके, लंबाई को बदल करके, इसकी मोटाई को बदल करके हम उसके प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? विद्युत प्रतिरोध नाम देते हैं। तो हेडिंग डालिए विद्युत प्रतिरोध और उसके बारे में लिखिए। विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिए और लिखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उस चालक का क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस का कैपिटल आर ले लिया तो प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। चलिए, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर। यदि किसी चालक के, आगे लिखिए परिभाषा लिखने के बाद, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर डेल्टा वी और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो विद्युत प्रतिरोध आर बराबर डेल्टा वी बटे आई। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर डेल्टा वी और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो विद्युत प्रतिरोध आर बराबर डेल्टा वी बटे आई। आर बराबर डेल्टा वी बटे आई, ये विद्युत प्रतिरोध का मान होता है। जितना हम विभवांतर लगाएंगे उसका और जो प्रवाहित धारा होगी उसका अनुपात किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। प्रतिरोध क्या करता है? उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसलिए जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। यानी बोल सकते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आई प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा। क्लियर है? सूत्र लिख लिया, परिभाषा लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? अगर हमें मात्रक लिखना है, किसका मात्रक लिखना? आर का। आर का मात्रक। तो मात्रक कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें डेल्टा वी का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक और आई का मात्रक पता होना चाहिए। विभवांतर का मात्रक बताया गया आपको पिछले वीडियोस में। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मतलब जो प्रतिरोध होगा उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को एक शब्द में क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। ओम वैज्ञानिक का नाम है। अभी आगे चल के हम लोग ओम का नियम भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया गया? ओम रख दिया गया। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या बोला गया? ओम। ओम को लिखने के और भी तरीके होते हैं। हिंदी में ओम लिख दिया, अगर इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो OHM लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका एक सिंबल भी होता है, ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये सभी ओम लिखने के तरीके, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, या फिर ऐसे सिंबल बना दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक। परिभाषा क्या हो गया विद्युत प्रतिरोध का? परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, क्या कहेंगे? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसका विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान किसके बराबर होगा? यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर डेल्टा वी और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो विद्युत प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा? डेल्टा वी बटे आई। डेल्टा वी बटे आई यानी लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर डेल्टा वी बटे आई होता है। आर बराबर डेल्टा वी बटे आई। मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ओम भी कहा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। चलिए अब यहां से हम एक ओम की परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक ओम की परिभाषा कि एक ओम कितना होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि एक ओम की परिभाषा क्या होगी, एक ओम को परिभाषित कर दीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है, एक ओम को परिभाषित कर दीजिए। देखिए एक ओम आर का मान एक ओम तब आएगा जब डेल्टा वी और आई दोनों का मान 1 रख दें। दोनों का मान 1 रख दें। डेल्टा वी का मान मतलब ये विभवांतर है, विभवांतर कितना रखते हैं? 1 वोल्ट। अगर हमने विभवांतर को 1 वोल्ट रख दिया और आई को 1 एम्पियर रख दिया तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि 1 ओम आ जाएगा। तो अब
प्रतिरोध का 1 ओम आएगा, तो इसका मतलब 1 ओम प्रतिरोध की जो परिभाषा होगी वो ये हो जाएगी कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो परिभाषा लिख लीजिए, 1 ओम की परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो तार का या चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा हो गई। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो यहां तक तो बात थी प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यानी वे कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अगला हेडिंग डालिए, कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, ऐसे कौन कौन से कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जिनको बदलने पे प्रतिरोध बदल सकता है। तो ये कारक मेन कीमतें हैं, उनको हम बात करें तो पहला जो कारक होता है वो होता ताप। क्या होता है? ताप। दूसरा होता लंबाई। तीसरा होता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम सिर्फ क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चौथा होता है चालक का पदार्थ, कि जो तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। तो ये 4 मुख्य कारक है जिन पर जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। ताप, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ। ठीक, इन 4 कारकों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। तो अगर हम ताप को स्थिर कर दें, जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो ताप को स्थिर करके पढ़ने वाले हैं, मतलब ताप बदलने पर प्रतिरोध बदलता है। तो अगर हम ताप को स्थिर कर दें तो प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो हम ताप को स्थिर करते हुए सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्थिर ताप पर। पहले क्या कर दिया? स्थिर ताप पर। सारी कहानी किस पर पढ़ रहे हैं? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, स्थिर ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक बचेंगे? तब पहला बचेगा लंबाई, L। दूसरा बचेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा बचेगा पदार्थ, चालक का पदार्थ। ठीक, ये 3 कारक हो जाएंगे। जो लंबाई है वो कैसे प्रभावित करती है? तो जितना लंबाई ज्यादा होगा चालक का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। जितना ज्यादा लंबा होगा चालक उतना ही उसका प्रतिरोध होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू L। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है? तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से मतलब है मोटाई, तार की मोटाई। अगर एक तार है तो ये जो इसका है अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट।
जो इसकी मोटाई है ये वाला। अगर एक तार ले ले हम, तार के लिए हम इस पेन की सहायता से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा तार है तो ये इसका जो है अनुप्रस्थ काट है। ये क्या इसका अनुप्रस्थ काट है, ये लंबाई है। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब ये मोटाई से हो गया। जितना ज्यादा मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है प्रतिरोध उतना ही कम होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोटा तार अगर है तो उसका प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो अगर कहीं हमें प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो हम तार की मोटाई को कम करेंगे और लंबाई को बढ़ाएंगे। मोटाई को कम करेंगे और लंबाई को बढ़ाएंगे। यानी अगर हमें अधिक प्रतिरोध का तार लेना है तो हम तारों को पतला लेंगे और लंबा लेंगे, पतला और लंबा तार लेंगे, क्योंकि उससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये दो कारक हो गए, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरा होता है चालक का पदार्थ। अगर समान लंबाई और मोटाई के दो अलग अलग तार ले लिए जाएं और दोनों अलग अलग पदार्थ के बने हुए, दो तार हमने लिया, क्या किया, दो तार हमने लिया जिसकी लंबाई और मोटाई क्या था, समान था, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ के बने थे। ये पदार्थ ए का बना हुआ, ये पदार्थ बी का बना हुआ है। तो दोनों के जो प्रतिरोध होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में जो पदार्थ लगा हुआ वो अलग अलग है। अगर मान ले एक लोहे का है और एक लोहे का है और एक तांबे का है, तो दोनों का जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग होगा। लोहे का एक तांबे का, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थ के लिए जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। जो अलग अलग पदार्थ होंगे उनका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो ये पदार्थ पर जो चालक का प्रतिरोध निर्भर कर रहा है, इसी से एक शब्द बन जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी से क्या उत्पन्न होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न होकर आता है, जो अब अभी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दो मुख्य कारक हैं जिनको बदल करके हम किसी तार का प्रतिरोध बदल सकते हैं। इनको बदल करके किसी तार का प्रतिरोध बदल सकते हैं। पदार्थ नहीं बदलना है, सिर्फ लंबाई और मोटाई को बदल करके भी हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं। इतना करने के बाद चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमसे कहा कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। अब उसकी लंबाई को आधा कर देना है, लंबाई को 2 गुना कर देना है और मोटाई को आधा कर देना। लंबाई को 2 गुना और मोटाई को आधा कर देना। जो इस तार की लंबाई थी, इस लंबाई को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ये क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई को 2 गुना कर दिया, और इसकी जो मोटाई थी, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, उसे कर दिया गया आधा, यानी 1/2 गुना। तो कह रहा है कि अब तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब तार का प्रतिरोध कितना होगा ये हमें बताना है। लंबाई को 2 गुना किया, मोटाई को आधा कर दिया। तो जब 4 ओम प्रतिरोध था, मान लेते हैं लंबाई L था, लंबाई L था और चौड़ाई को क्या मान लिया, A था। लंबाई क्या था, L, और चौड़ाई क्या था, A। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये हमने दो चीजें पढ़ा। अगर हम दोनों को मिला लें तो हम क्या बोल सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L/A। R प्रोपोर्शनल टू L/A क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो जब L/A था, अब दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, लंबाई को 2 गुना। एक चीज और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। R अगर हम प्रोपोर्शनल को बदलें इज इक्वल टू में, प्रोपोर्शनल को किससे बदल दें, इज इक्वल टू में बदल दें, तो एक नियतांक आता है। जब भी प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में बदलेंगे, अनुक्रमानुपाती को बराबर का निशान लगाएंगे, तो वहां पे एक नियतांक प्रयोग होगा। यहां पर भी एक नियतांक आता है जिसे हम बोलते हैं रो। तो रो L/A, रो L/A। ये जो रो होता है यही रो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। अभी आगे टॉपिक में इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो सूत्र हो गया R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। तो पहली स्थिति में 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए जो प्रतिरोध है वो कितना है, 4 ओम है। इसको हम R1 मान लेते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट ये सूत्र लिख रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन को इसके बाद, हालांकि विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने के बाद करना चाहिए था, हमने पहले कर लिया।
तो जब हम विशिष्ट प्रतिरोध वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तभी हमें मिल जाएगा R बराबर रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो वहां से आ गया 4। अब दूसरा जो प्रतिरोध होगा दूसरी स्थिति में, इसमें क्या करना पड़ा, करा लंबाई को 2 गुना कर दिया, तो रो अपनी जगह पे है, एल लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2L, और जो चौड़ाई है मोटाई उसको आधा कर दिया, तो ए के जगह पे क्या कर दिया a/2 कर दिया, क्या कर दिया a/2। इसको सरल कर लीजिए, रो अपनी जगह पे है, इसको ले जाएंगे गुणे में बदलेंगे तो 2L, ये गुणे उल्टा हो जाएगा 2/a, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/a। तो कितना आ गया, रो अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 4L/a, 4L/a। अब देखिए रो L/a का मान 4 है, रो L/a का मान 4 है, तो रो L/a का मान 4, ये 4 और रहेगा इसमें, तो रो L/a का मान अगर रख देंगे तो 4 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो जो प्रतिरोध पहले 4 ओम था अब कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा, यानी ये परिवर्तन करने के बाद प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना होकर के 16 ओम हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध समझने के लिए हमने अभी पीछे कहा कि R प्रोपोर्शनल टू L, उसके बाद R प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/a। अब इसके बाद R प्रोपोर्शनल को बदलेंगे इज इक्वल टू में, तो क्या आएगा एक नियतांक आएगा रो L/a, रो L/a। यहाँ रो को क्या बोलते हैं, रो क्या कहलाता है, रो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है। ये पदार्थ का वह गुण है जो उसकी लंबाई मोटाई इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, ये किस पर निर्भर करता है, सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है। ये जो रो है ये किसका गुण है, ये पदार्थ का गुण है, ये किसका गुण है अब लिख लीजिए, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई व मोटाई पर नहीं, लंबाई व मोटाई पर नहीं निर्भर करता। ये बात को याद रखेंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जैसे वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ये पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ पर निर्भर करेगा, लंबाई व मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, तो एक अलग एक निश्चित ताप पर अगर देखें, एक निश्चित ताप पर विभिन्न पदार्थों के अगर विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे तो वो अलग अलग आएंगे, ये क्योंकि पदार्थ का ही गुण है। एक निश्चित ताप पर विभिन्न पदार्थों के अगर विशिष्ट प्रतिरोध देखें तो सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसी को हम लोग रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी अगर परिभाषा हमसे पूछी जाए, परिभाषा अगर इसका बनाना हो तो हम क्या बना सकते हैं, इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगा। हम यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, R इंटू ए बटे एल, R इंटू ए बटे एल, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर यहां से हम रख दें यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर, क्या ले लिया 1 मीटर, अगर दोनों का मान 1 1 रख देते हैं तो रो R के बराबर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में रो किसके बराबर आ जाएगा, R के। R क्या प्रतिरोध है, रो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी किसी चालक का या पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसके प्रतिरोध के बराबर होगा, लेकिन कब, जब हम उसकी लंबाई 1 मीटर लेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर लेंगे। क्या लेंगे, 1 मीटर लंबा और उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो 1 वर्ग मीटर होगा। यानी इसकी हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अगर हमसे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाए, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, लिखिए किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, उसके उस पदार्थ के उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अगर मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, तो मात्रक हम यहां से निकाल सकते हैं।
अगर इसका मात्रक पूछा जाए, परिभाषा हमने लिख लिया। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का गुण है। किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। और जो प्रतिरोध है वो पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ के लिए ही है, चालक के लिए, लेकिन वो भौतिक गुण है जो क्या करता है, उसका लंबाई चौड़ाई बदलने पर बदल सकता है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई और मोटाई को बदले तो बदल जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, ये पदार्थ बदलने पे बदलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक, मान लिया हमने चांदी ले लिया, चांदी के तार ले लिए, दो तार हमने ले लिए, चांदी के दो तार ले लिए जो अलग अलग लंबाई मोटाई के हैं। इनका अगर प्रतिरोध देखा जाए तो वो अलग अलग है, इनका प्रतिरोध अलग अलग है क्योंकि लंबाई मोटाई अलग अलग है। तो प्रतिरोध जो है वो इनका पदार्थ का गुण नहीं है, इसलिए लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, वो बदल जाएगा। यानी इसका प्रतिरोध अगर हम R1 मान लें, इसका प्रतिरोध R2 मान लें, तो चूंकि जो दोनों का लंबाई मोटाई अलग अलग है तो ये R1 R2 क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। R1 R2 अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों किसके बने हैं, चांदी के बने हैं। जो पदार्थ का गुण है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि ये भी चांदी का है, ये भी चांदी का है, इसलिए दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, लेकिन प्रतिरोध दोनों का अलग अलग होगा। तो एक ही पदार्थ के बने दो तारों का प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का सेम रहेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आप, अच्छी बात है, इसको नोट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।